हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपका ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में हमने कुछ बात करी थी कि दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसी तरह से दो तरह के एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ बी और एंटीबॉडीज़ ए। तो अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है। और अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है। वैसे तो ये ज़ीरो होता है, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में ज़ीरो को ओ बोल देते हैं, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो की जगह ओ। अगर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है तो बोलेंगे ब्लड ग्रुप इज़ ओ। और ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, एंटीजन पे। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और दोनों एंटीजन है तो ए बी होगा। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है ब्लड कॉम्पैटिबिलिटी चार्ट बनाने के बारे में। ब्लड कॉम्पैटिबिलिटी मतलब इस तरह से कि कौन सा पर्सन, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस से रिसीव कर सकता है। तो सारी कहानी एक चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, चार्ट हम शुरू करें उससे पहले कुछ मैं बातें बता देता हूँ, वो आप अलग से नोट कर लीजिए। क्या बातें हैं कि जैसे ये हम कहते हैं ना ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किससे डिपेंड करता है, ये हम बात कर चुके थे, रीसस फैक्टर। ठीक है, रीसस फैक्टर, और शॉर्ट में से बोलते हैं आरएच फैक्टर। अगर ब्लड में आरएच फैक्टर नाम की कोई चीज़ है, ये भी प्रोटीन होता है, अगर आरएच फैक्टर मिल रहा है तो वो प्लस होगा, नहीं मिल रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको याद रखना है पहली चीज़। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में। इसके बाद अगर एक बात याद रखिएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो गलती से उसे बी उसके अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डोंट सेंड बी, यानी कि बी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं देना है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसे ब्लड ग्रुप ए नहीं देना है। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसको ना ही ए देंगे ना ही बी देंगे। ठीक है, और ना ही ए बी देंगे, ये बात याद रखना है। अगर उस ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप बी नहीं देना है, ए बी दे सकते हैं, नहीं ए बी भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बी आ जाएगा। अच्छा, ब्लड ग्रुप बी है तो ए बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसमें आपका ए आ जाएगा। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए मतलब उसमें एंटीजन ए है, तो एंटीजन बी ना दिख जाए, क्योंकि एंटीजन बी एंटीजन ए एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयरली मिलते हैं, तो वो ए बी वाले ब्लड ग्रुप में जैसे तैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ए बी या ए बी नहीं भेजना है। इस बारे में ये बात क्लियर रखनी है। एक और बात, प्लस माइनस का क्या खेल है वो भी समझ लेते हैं। तो पहले आप ऐसे याद रखिए, जो प्लस होता है, प्लस आपका नॉन वेज होता है, और माइनस क्या होता है, आपका वेज होता है। ठीक है, नॉन वेज और वेज का मतलब क्या है? नॉन वेज क्या होता है, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप सब्जी नहीं खाएंगे, आप सब्जी भी खाएंगे और चिकन भी खाएंगे। तो जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो वेज भी खा लेता है और नॉन वेजिटेरियन भी खा लेता है। बट जो आपका वेजिटेरियन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगा, वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप प्लस है, ठीक है, तो वो प्लस भी ले सकता है और माइनस भी ले सकता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप माइनस है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनस लेगा, प्लस नहीं लेगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप प्लस है तो वो प्लस भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है, और लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप माइनस है तो वो सिर्फ माइनस लेगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो प्लस होता है वो नॉन वेज होता है, उसको सब कुछ चलेगा, बट जो वेज होता है उसको सब कुछ नहीं चलेगा। तो चलिए अब कंपैटिबिलिटी चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इधर साइड हम एक्सेप्टर लिखेंगे, नीचे साइड क्या लिखेंगे, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर में हम किस किस को लिखेंगे, सबसे पहले इधर हम एक ए प्लस लिखेंगे, ए माइनस लिखेंगे, बी प्लस लिखेंगे, बी माइनस लिखेंगे,
ए बी प्लस लिखेंगे, ए बी माइनस लिखेंगे, ठीक है, ओ प्लस लिखेंगे, ओ माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम कुछ इस तरह से ये सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया एक्सेप्टर। अब हम बात करते हैं डोनर की। तो डोनर में भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्टर हो गए, डोनर किधर लिखेंगे, इस साइड। ये डोनर है। डोनर कौन है, ओ प्लस लिखा, फिर हमने ओ माइनस लिखा, ए प्लस लिखा, ए माइनस लिखा, फिर हमने बी प्लस लिखा, फिर हमने बी माइनस लिखा, फिर हमने ए बी माइनस लिखा और ए बी प्लस लिखा, सॉरी ये ए बी माइनस और ए बी प्लस लिखा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की टेबल आपको भी अपनी कॉपी में बना लेनी है, ठीक है। आपको हेल्प करेगा हमेशा पता करने में कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। इस तरह के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको एक बार देख लेंगे, सारे डाउट्स आपके निपट जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब देखिए ए प्लस है, ठीक है, ए प्लस एक्सेप्टर है और इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव कर सकता है। पहली बात तो हमने कहा कि पहले प्लस छोड़िए, ए देखिए, अगर ए है तो ये बी वाला तो ले नहीं सकता, ठीक है। अगर ए है तो बी वाला तो ये लेगा ही नहीं, तो जहां जहां बी दिखे उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। जहां जहां बी दिखे उसको क्रॉस कर दीजिए। और प्लस है, प्लस मतलब नॉन वेज, तो ये प्लस वाला भी लेगा, माइनस वाला भी लेगा, तो ये इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा। ए को एलर्जी किससे है, बी से, तो बी नहीं दिखना चाहिए। और प्लस है तो प्लस वाला तो प्लस भी लेगा, माइनस भी लेगा। लेकिन अगर ये ए माइनस है तो माइनस वाला प्लस तो ले ही नहीं सकता, ठीक है। माइनस वाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस लेगा, तो जहां जहां प्लस दिखे उसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। जहां जहां प्लस दिखे उसे क्रॉस कर दीजिए। अब ए है ये, तो ए वाला बी तो ले नहीं सकता, तो जहां बी दिखे उसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो कौन कौन बचा, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, सिर्फ इन दो से ले सकता है ये ए माइनस वाला। इसी तरह से बी प्लस की अगर हम बात करें तो प्लस वाला तो प्लस भी लेगा, माइनस भी लेगा, लेकिन जो ब्लड ग्रुप बी है, बी जो है ए नहीं ले सकता, तो ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा और ये भी नहीं लेगा, ठीक है। बी है तो ए नहीं दिखना चाहिए, और प्लस है तो माइनस वाला ले सकता है, इसको लेगा, इसको लेगा, ये लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब बी नेगेटिव में आप सोचिए, तो नेगेटिव जब भी दिख जाए तो पॉजिटिव तो क्रॉस कर देना तुरंत, ठीक है। नेगेटिव जब भी दिख जाए तो पॉजिटिव क्रॉस कर दीजिए, पॉजिटिव वाले तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बी है, बी है तो ए नहीं ले सकता, तो ए वाले हटा दीजिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो कौन कौन सा बचा, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव। यानी बी नेगेटिव क्या क्या ले सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इसको याद करने बैठ जाते तो आपको बहुत हेक्टिक लगता है, लेकिन ये दो चीज़ें याद रखिए कि ए वाला बी नहीं ले सकता, बी वाला ए नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव लेगा और पॉजिटिव वाला दोनों ले सकता है, तो ये दो फैक्ट याद रहेंगे, आराम से सवाल बनेगा। अच्छा, अगर ए बी आ जाए, ए बी आ जाए तो ये ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ठीक है। ए बी आ जाएगा तो ये ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, और पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये आपका प्लस भी लेगा, माइनस भी लेगा, और ओ वाला ब्लड ग्रुप तो हर कोई उठा लेता है, ठीक है। तो ये इसमें सब टिक हो जाएंगे, ठीक है। ए बी पॉजिटिव को सब चलेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसेप्टर, यानी इसको हर तरीके का ब्लड ग्रुप चल जाएगा। इसमें ए बी दोनों मौजूद हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये ए वाले भी लेगा, बी वाले भी लेगा,
और साइन इस पे प्लस वाला है तो इसका मतलब ये प्लस भी लेगा और माइनस भी लेगा। अब इसके बाद ए भी निगेटिव पे आ जाइए। ए भी निगेटिव, निगेटिव दिख जाए तो पॉजिटिव वाले सब क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। निगेटिव दिख जाए तो पॉजिटिव वाले सब क्रॉस कर दिए। निगेटिव दिख जाए तो हमने पॉजिटिव वाले क्या करे, सब क्रॉस कर दिए। इसके अलावा अब ए भी है तो ए भी तो बाकी तो सब ले लेगा, ए वाले भी ले लेगा और बी वाले भी ले लेगा। हाँ, लेकिन जो आपके पॉजिटिव थे वो नहीं लेगा, तो ये ओ नेगेटिव भी चलेगा, ए नेगेटिव भी चलेगा, बी नेगेटिव भी चलेगा, ए बी नेगेटिव भी चलेगा। अब आ जाइए ओ पॉजिटिव। तो ओ में ना ही ए है ना ही बी है, ठीक है। तो इसमें ना ही आप ए भेजेंगे ना ही बी भेजेंगे, ठीक है। ओ वाले में ना ही आपको ए भेजना है और ना ही आपको बी भेजना है, ठीक है। अगर ओ है तो उसमें ना ही ए और ना ही बी, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या आ गया, ओ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों ले लेगा, तो ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा और ओ नेगेटिव से भी ले लेगा, लेकिन हाँ बाकियों से नहीं लेगा। आगे बात करते हैं ओ नेगेटिव की। तो ओ नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव है तो तो ये आपका पॉजिटिव तो कोई नहीं ले सकता, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव लेगा, तो पॉजिटिव सब काट दो आप। जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिख जाए, जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिखे, सॉरी ये नहीं आएगा अभी, सब काट दो। तो पॉजिटिव वाले सब काट दिए। अब इसके बाद ओ है ये, तो ओ वाला जो है ना ए लेगा ना बी लेगा, तो ए भी जहाँ भी दिखे वो सब काट दो, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ ओ नेगेटिव, यानी ओ नेगेटिव वाला सिर्फ किससे ब्लड ग्रुप लेगा, ओ नेगेटिव। इसी को हम कहते हैं कि जैसे आपका ये क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव आपका सबसे ले रहा है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए डजेंट मैटर, कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो सब कुछ ले लेगा। तो ए बी पॉजिटिव आपका कैसा हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ए बी पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ नेगेटिव देखो आपका, ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव लेता है, इसीलिए ओ नेगेटिव जो होता है काफ़ी रेयर पाया जाता है। और ओ नेगेटिव वालों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ओ नेगेटिव से ले पाएंगे, बाकी किसी से नहीं ले पाएंगे। तो ए बी पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और इधर ओ नेगेटिव को देखिए, ओ नेगेटिव सबको डोनेट कर रहा है, ठीक है। ओ नेगेटिव के साथ दिक्कत क्या है, ओ नेगेटिव आपका सिर्फ अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो एक्सेप्ट सिर्फ अपने वाले से कर पाएगा, बट डोनेट सबको कर सकता है, ठीक है। तो ओ नेगेटिव कैसा है आपका, यूनिवर्सल डोनर। तो ये सवाल भी आता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो एक्सेप्टर कहे या रिसेप्टर कहे एक ही बात है। ए बी पॉजिटिव क्या है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी पॉजिटिव अच्छा देगा किसको, सिर्फ अपने आप को दे सकता है, कितना सेल्फिश है। ए बी पॉजिटिव सिर्फ अपने ही भाई को दे सकता है, लेकिन लेने की बारी आएगी तो किसी से भी ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर सिर्फ एक्सेप्ट अपने भाई से कर सकता है, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो किसी को भी दे सकता है। तो थोड़ी सी टचिंग स्टोरी है इनकी। तो फाइनली एक चीज़ यहाँ नोट कर लेनी है आपको, क्या नोट कर लेना है, एक तो ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल से आपको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दे आप तुरंत बता दोगे। अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका ए बी पॉजिटिव है, एक्सेप्टर भी लिख देते हैं या कभी कभी हो सकता है रिसेप्टर भी लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन है आपका, यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ नेगेटिव, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा अगर कभी भी पूछ ले ए नेगेटिव ये किस किस को दे सकता है, तो ऑप्शन में जितने भी पॉजिटिव वाले हैं सब क्रॉस कर देना, क्यों नेगेटिव है तो पॉजिटिव को तो दे ही नहीं सकता। और ए है ये, ठीक है, ए है तो ये बी वाले, जैसे ए बी आ गया, बी आ गया, तो इनसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप हमेशा याद रख सकते हैं, कभी भी आपसे पूछा जाए
कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो ये टेबल हमेशा अगर आप दिमाग में रखेंगे आप हमेशा आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये ब्लड कंपैटिबिलिटी चार्ट आप पढ़ लिएगा, इसी की बातें हमने करी हैं। ये जो बनाया है इसको आप नोट कर लेंगे, काम आएगा आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, यानी ऑक्सीजन इन CO2 बाहर। ये वो जो पूरा प्रोसेस है वही आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो अलग अलग बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी पे सवाल आते हैं कि किस एनिमल में कौन इन्वॉल्व होता है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हम इंसान मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। तो मैमल्स हो या रेप्टाइल्स हो, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फ्रॉग, अर्थवॉर्म, लीचीज, इनके पास स्किन होती है। फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होती है। प्रॉन्स के पास गिल्स होती हैं। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रैकी होती है। प्रोटोजोआ की उनकी सरफेस होती है। इसी तरह से अलग अलग जो आपके एनिमल्स हैं, यहाँ तक भी आप याद रखेंगे काम बन जाएगा आपका। तो अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन में, वो उनको हेल्प करते हैं। तो इस पे सवाल आपके बनते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटन सिस्टम में आपका क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम में आपका बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होता है और टेंडन्स होता है। ठीक है, स्केलेटन में आपका क्या है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी पूरा एक ढांचा, बॉडी का क्या कह सकते हैं, ढांचा। तो बोन्स की बात करें तो एडल्ट में याद रखिएगा 206 बोन्स होती हैं, मसल्स क्या होती हैं 693। अच्छा, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है जो आपको बोन से बोन का कनेक्शन होता है, या कह सकते हैं लिगामेंट का काम क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करने का। और टेंडन का काम क्या है, टेंडन का काम क्या है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का। एक बच्चे में 300 बोन्स होती हैं, बट आगे जाके वो रिजिड होती जाती हैं। तो फाइनली हमारे पास कितनी तरह की बोन्स बचती हैं, 206 बोन्स बचती हैं। ठीक है, बोन्स कैल्शियम और वाइट फॉस्फोरस की बनी होती है। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं उसको कैल्शियम अच्छे से दो। क्यों, कैल्शियम लेगा तभी उसकी हाइट बढ़ेगी, बोन्स बढ़ेंगी। ठीक है, इसीलिए कैल्शियम की मात्रा बच्चों को अच्छी दी जाती है। नेक्स्ट आपका मसल्स आती हैं। तो 693 मसल्स होती हैं और 3 तरह की मसल्स को हम डिफाइन करते हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक। वॉलेंटरी जो आप अपने कंट्रोल के हिसाब से मूव करा सके, इनवॉलेंटरी जो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और कार्डियक जो आपका हार्ट से रिलेटेड मसल्स हैं। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है। अगर देखिए इंसान में सबसे बड़ी बोन पूछे तो फेमूर कहेंगे, लेकिन हाँ अगर जो हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे अगर हमारा आप ढांचा देखेंगे तो पीछे साइड कुछ इस तरह से ये हमारी बॉडी में वर्टिब्रेट्स होती है। तो अगर ये वर्टिब्रेट्स को अगर हम मिला दें एज ए सिंगल तो ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अदरवाइज लार्जेस्ट बोन अगर पूछे तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन है, फेमूर है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस इन ईयर, ये कहाँ मिलेगी, कान में। चलिए इसके बाद कुछ विटामिन देख लीजिए। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल, और दूसरे ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, 2 तरीके के विटामिन से, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो ADE के कैसे याद रखें, कीड़ा, KEDA कीड़ा। ठीक है, ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कैसे हैं, फैट सॉल्युबल हैं। बाकी सारा जो विटामिन बी है और विटामिन सी है वो क्या है, आपके वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B10, B12, इनके अपने अपने नाम होते हैं। B1 का नाम याद रखिएगा, B1 B2 का ये पूछे गए हैं, थायमिन और रिबोफ्लाविन। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। ये कहाँ मिलता है, फिश में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा, फिश में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, कैरेट्स में मिलता है। फंक्शन क्या है, आईज में हेल्प करता है। ठीक है,
आइज़ में कह सकते हैं, इतना याद रखिए, आइज़ में हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ होगी, ड्राई स्किन हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना बंद हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, इस तरह की प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये इस तरह के सारे सवाल बन सकते हैं कि जैसे पूछ लेगा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, या पूछ लेगा विटामिन ए का फंक्शन क्या है, और जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिशिएंसी, ये तो ज़रूर याद रखनी है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, क्योंकि डिसीज़ वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है ये ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये विटामिन कहाँ पाया जाएगा तो ऐसा कोई एक फिक्स तो है नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ में कितना भी अमाउंट पाया जा सकता है, तो इस तरह के सवाल कम ही बनेंगे। सवाल कैसे ज़्यादा बनेंगे कि इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी होगी, रिकेट्स होगा। रिकेट्स क्या होता है, एक जो कूवड़ निकल आता है, बच्चे अगर आप देखेंगे तो कुछ जैसे अगर नॉर्मल पर्सन इस तरह होता है, लेकिन जिसको रिकेट्स की बीमारी है उसकी जो बैकबोन है कुछ इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, झुकी हुई जो बैकबोन होती है वो किसकी वजह से होती है, रिकेट्स की वजह से होती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, विटामिन डी। विटामिन डी मेन हमें कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। ठीक है, सनलाइट बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ई किस में काम आता है, विटामिन ई जनरली बॉडी में मिल जाता है, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। तो माइल्ड अनीमिया, ठीक है, विटामिन ई का वैसे इतना डेफिशिएंसी कुछ होता नहीं है, इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ माइल्ड अनीमिया इससे हो जाता है। अनीमिया क्या है, जब आपके बॉडी में खून की कमी हो। विटामिन के का काम क्या है, विटामिन के आपका हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ए और के बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। और इसकी डेफिशिएंसी से आपका जो ब्लड क्लॉट होने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे आपके ब्लड निकला और अगर विटामिन के की कमी है तो पता चला वो ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि जनरली हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है अगर कभी चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप आना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी है तो खून आना बंद ही नहीं होगा, तो क्लॉटिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए लिखा है डिलेड क्लॉटिंग टाइम। अब इसके बाद ये अलग अलग विटामिन हैं, इनकी कुछ नहीं याद रखना, बस डेफिशिएंसी याद कर लेना। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन बी2 से क्रैक्ड स्किन या ब्लर्ड विजन। विटामिन बी3 से पैलेग्रा होती है। विटामिन बी5 से पैलेग्रा, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डायरिया इंपॉर्टेंट है, डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड है। विटामिन बी6 से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व डिसऑर्डर हो सकता है। विटामिन बी10 की कमी से अनीमिया की दिक्कत हो सकती है। देखिए अनीमिया की दिक्कत इंडिया में ख़ास तौर से फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर काम भी करती है। बी12 की कमी क्या होती है, ये इसमें भी देखो आप अनीमिया कह सकते हो, नर्व डिसऑर्डर कह सकते हो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी बीमारी हो सकती है, पुअर वाउंड हीलिंग हो सकती है। अब देखिए अगर आपको बीमारी के नाम नहीं समझ में आ रहे हो तो एक बार आप गूगल करिएगा, आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगा आप एक बार गूगल करिए, ये बीमारियों के बारे में थोड़ा सा फ़ोटोज़ देखिए, एक बार पढ़िए कैसे क्या ये होती हैं, तो आपको और अच्छे से ये जल्दी याद होगा, वरना दिक्कत होगी याद करने में। ठीक है, तो एक बार आप उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा अलग से जाके, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट पोर्शन ही पूरा ह्यूमन डिसीजेज से रिलेटेड है। तो देखिए ह्यूमन डिसीजेज में हम 4 चीज़ों से बात करेंगे कि डिसीजेज होती हैं। ठीक है, किस किस से, एक तो वायरस से होती है, एक प्रोटोजोआ से होती है होने वाली डिसीजेज पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वाली पढ़ेंगे और फंगस वाली पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 तरह की हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, इनसे होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम वायरस से पढ़ लें। वायरस से सबसे फेमस कौन सी बीमारी है, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये बहुत पूछी जाती है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स में ये याद रखना है इसका सोर्स क्या है, सोर्स मतलब कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एच क्या है, एक वायरस है जो जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो एच क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, तो एच की फुल फॉर्म याद रखनी, एड्स की भी याद रखनी है। एक होती है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी लीवर को इफेक्ट करती है। हैपा वर्ड जहाँ भी दिख जाए ना, हैपा मतलब ये लीवर की बात हो रही है। तो हेप्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लीवर के डॉक्टर्स होते हैं।
आप कभी भी देखिए हेप्टोलॉजी क्या होती है, लीवर की स्टडी, हेप्टोलॉजिस्ट कौन होते हैं, लीवर के डॉक्टर्स होते हैं। इबोला ये अफ्रीका में बहुत चर्चित है इसका वायरस, इबोला वायरस। डेंगू, डेंगू के लिए जो मच्छर जिम्मेदार है एडिस एजिप्टाई। टाइगर मॉस्किटो भी कहीं कहीं क्या देते हैं, इसलिए दोनों नाम लिख दिया। चिकन पॉक्स, वेरिसेला, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, ठीक है, बहुत फेमस वायरस हैं। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसेला से। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वेरियोला से। एक इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से, इसको बुलेट डिसीज भी कहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है ना फ्लू, इसीलिए इसको बुलेट डिसीज भी कहते हैं। मीजल्स के लिए कौन सा वायरस, रेबोला। मम्स के लिए पैरोटिस। हाइड्रोफोबिया किससे होता है, रेबीज। रेबीज क्या है, ये कुत्तों के काटने से हो जाता है, अगर कोई डॉग बाइट कर ले और उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया तो रेबीज़ वायरस इम्पैक्ट करता है इंसानों पे, जिसको हम कहते हैं ना रेबीज़ की बीमारी हो जाना। तो वो रेबीज़ क्या एक वायरस है, उसकी वजह से क्या बीमारी क्या होती है, बीमारी रेबीज़ नहीं, रेबीज़ एक वायरस है जिसकी वजह से होगा क्या, वो इंसान हो सकता है डॉग लाइक परफॉर्म करने लगे, या फिर उसे पानी से बहुत डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसे। फोबिया मतलब डरना, फोबिया मतलब डरना, हाइड्रो मतलब वाटर, तो पानी से डरना, ये किसकी वजह से होता है, रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। एक पोलियो बीमारी है, इसको तो अब हमने इंडिया में एलिमिनेट कर दिया है, तो इसके लिए वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल था, पोलियो वायरस। तो वायरस वाली डिसीजेज हो गई, इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज, अच्छा जब वायरस से डिसीज़ होती हैं तो हम एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब इन्फेक्शन किसका हो, बैक्टीरिया का हो। जैसे टाइफाइड है आपका, टाइफाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैराटाइफी साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला पैराटाइफी रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड के लिए। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइकोबैक्टीरियम। लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है, लैप्रे वर्ड याद रखेंगे लेप्रोसी के लिए। कॉलरा के लिए सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई बहुत कॉमन नेम है, बट साइंटिफिक नेम देंगे विब्रियो कॉमा, ठीक है, विब्रियो कॉमा भी दे सकते हैं, सैंड फ्लाई भी दे सकते हैं कॉलरा के लिए। टिटनस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनाई वर्ड से आप कनेक्ट कर जाएंगे टिटनस को। कफ आ रहा है, वोपिंग कफ, वोपिंग मतलब बहुत ज़्यादा कफ है तो हेमोफिल्स। निमोनिया के लिए कौन है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, ठीक है, निमोनिया वर्ड से आप खुद समझ जाएंगे कि निमोनिया का है, या रेबोला कह सकते हैं। प्लेग के लिए यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, फूड पॉइजनिंग के लिए कैम्पिलोबैक्टर। तो ये कुछ वायरस के नाम है, देखिए एकदम से तो याद नहीं होंगे, बस इसको आप लेकिन बार बार अगर उसको रिवाइज करेंगे, ये मान लीजिए 2 दिन में 10 से 15 बार कर लेना है, 2 दिन में 10 से 15 बार अगर इसको रिवाइज कर दिया फिर टेंशन खत्म, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसा लगेगा कि ये आप ही डॉक्टर बन गए, आपको सब आता है, ठीक है। 2 दिन में 10 से 15 बार एक बार इसमें एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इस पर आते रहते हैं और यही सब चीज़ें पूछता रहता है, तो क्यों हम इसको छोड़ के जाएँ। और बायो में एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसीजेज वाला ही पोर्शन है। चलिए प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज इसकी बात कर लेते हैं। काला अजहर होता है, ठीक है, ये भी उसी सैंड फ्लाई की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस की दिक्कत होती है, ये सेसे फ्लाई होती है, सेसे फ्लाई उसकी वजह से होता है। डिजेंट्री जिसकी वजह से अकबर की मौत हुई थी, ये भी एक फ्लाई होती है, एंटामीबा हिटोलिटिका, ठीक है। पायरिया किससे होता है, एंटामीबा जिंजनीस। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम या फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज या प्लाज्मोडियम, इससे क्या होता है मलेरिया। अब देखिए हो सकता है भले वो सोर्स भी ना पूछे, कई बार ऐसे ही पूछ लेगा काला अजहर कौन सी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है या प्रोटोजोआन डिसीज़ है। तो आपको ये भी क्लियर रखना है कि डिसीज़ का नाम देके वो ये पूछ लेता है कई बार कि वायरस से है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से है या फंगाई से। अच्छा मलेरिया में एक चीज़ याद रखिएगा, मलेरिया को हम किससे ट्रीट करते हैं, क्लोरोक्विनिन से। क्लोरोक्विनिन हेल्प करती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, और ये क्लोरोक्विनिन किससे बनता है, सिंकोना ट्री की छाल से, एक फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो ये सारे सवाल आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में कि मलेरिया किससे ट्रीट होता है, क्लोरोक्विनिन से, और किससे बनता है क्लोरोक्विनिन, सिंकोना ट्री की छाल से बनता है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे रिलेटेड टू मलेरिया। नेक्स्ट फंगस से होने वाली डिसीज। अब देखिए फंगस से जो होने वाली डिसीज़ है ना वो आपकी स्किन को ही इम्पैक्ट करती है। तो फंगस से होने वाली डिसीज़ का आपको इम्पैक्ट किस में मिलेगा, स्किन पे, जैसे रिंग वॉर्म हुए, स्कैबीज हुए, एथलीट्स फुट हुआ, या डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का एक और नाम है एक्जिमा। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब आपकी स्किन को इम्पैक्ट करती हैं।
तो रिंग वॉर्म के लिए कौन सा फंगस है रिस्पॉन्सिबल? ट्राइकोफाइटोन। स्कैबीज के लिए सार्कोप्टेस स्कैबी। एथलीट्स फूट के लिए डर्मेटोफाइटिस। डर्मेटाइटिस के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो ये फंगस से होने वाली डिसीजेज के सोर्सेस हैं। देखिए, एक बार ये सारे डिसीजेस को आप एक बार गूगल पे देख लेंगे ना, ये कैसी होती हैं, क्या दिखता है आदमी, कैसा क्या हो जाता है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये काम मैं आपके लिए एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं कवर करा सकता था, लेकिन उससे लेक्चर भी लंबा होता, और वही चीज़ अगर आपको पढ़ा दी जाती तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो उससे फैमिलियर होंगे, चीज़ें जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट दे देंगे तो ये आपका बहुत पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पोर्शन ही है, जिसमें मैंने ये क्या कवर कर रखा है, इधर ये आपकी डिसीजेज लिख रखी हैं। ठीक है, किस वायरस से होता है, इसमें से ज़्यादातर आपके रिपीटेड हैं, और इसकी वैक्सीन क्या है। ठीक है, वैक्सीन मेन चीज़ हमें देख लेनी है। ठीक है, डिसीज़ की अभी हमने क्या बात करी, पैथोजन बात करी। पैथोजन यानी कि होने वाले वायरस की, किस वायरस से ये बीमारी होती है, जैसे पोलियो वायरस से, रेबीज़ वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला, चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है। ठीक है, हर्पिस जोस्टर उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन याद नहीं रखना है, सिम्टम्स याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, सिम्टम्स एक बार इसके पढ़ लेने हैं, वैक्सीन थोड़ा सा याद रखना है, वैक्सीन याद रखना है। जैसे चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कईयों के तो नाम ही उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, जैसे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन तो पोलियो की होगी, मीजल्स वैक्सीन मीजल की होगी, मम्स वैक्सीन मम्स की होगी, रेबीज़ के लिए क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स करते हैं। या ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए कौन सी वैक्सीन है, BCG का टीका लगवाया जाता है बचपन में, तो वो इसीलिए लगवाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो BCG वैक्सीन किसके लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसके अलावा और भी बीमारी, जैसे डिप्थीरिया की हम बात करें तो DPT वैक्सीन, कॉलरा की बात करें। अच्छा, इसमें जो बीमारी हमने लेक्चर्स में कवर ना करी हो उसको आप उन्हीं कैटेगरी में डाल देंगे, चेक करेंगे कि ये वायरल है या फंगल है, ये बैक्टीरियल है या प्रोटोजोअन है, और उसको उसी कैटेगरी में पुट कर देंगे। डिप्थीरिया की वैक्सीन याद रखेंगे, DPT वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा एक बार इनको पढ़ लेंगे, बाकी ये कोई बहुत, जैसे टिटनस की, हाँ टिटनस की याद रख लेंगे, ATS एंड TPT वैक्सीन। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैंने देख लिया ताकि एक बार आप पढ़ लें। प्लेग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चूहों को मार के, अब ये कोई वैक्सीन थोड़ी ना है। अब एक और पार्ट आता है, कौन सी वैक्सीन किसने बनाई, ये बहुत रेयरली है, पूछा जाए, ऑप्शनल है, ये मैंने लिख लिया है ताकि आपको एक बार पढ़ लें, थोड़ी जानकारी रहे फॉर द फ्यूचर एग्जाम। बट बाकी अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किसने बनाई वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ने बनाई, कॉलरा की लुइस पेस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक बार देख लिएगा कि कौन सी वैक्सीन किसने बनाई। एंटीबायोटिक्स हैं ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स। इतना एटलीस्ट याद रखिएगा कि ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का ये हटा सकते हैं, सोर्स बिल्कुल नहीं याद रखते हैं। एंटीबायोटिक्स को ये याद रखना है कि कभी भी पूछते कि पेनिसिलिन क्या है, एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, क्या है, तो याद रहे पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, बस इतना याद रखना है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन हो गया, बैकिट्रासिन हो गया, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। अब इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है आपका स्टडी, कि कौन सा सब्जेक्ट किसकी स्टडी है। जैसे एग्रीकल्चर किसकी स्टडी है, क्रॉप की स्टडी। एनाटॉमी किसकी स्टडी है, इस एनाटॉमी है ह्यूमन बॉडी की स्टडी। ठीक है, यानी एनिमल्स की कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारी ह्यूमन बॉडी के भी अगर आप पार्ट्स पढ़ते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाता है। एंथोलॉजी फ्लावर्स की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी जो हम एप्स से ह्यूमन बने हैं तो उसका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी पूरी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। एपिकल्चर, हनी इंडस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल्स की स्टडी। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी। क्रायोजेनिक्स एक बहुत लो टेम्परेचर पे काम करना। ठीक है, क्रायोजेनिक क्या होता है, जब आप बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो क्रायोजेनिक होती है। साइटोलॉजी हम पहले भी देख चुके हैं, सेल से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी स्किन से, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से। ठीक है,
फ्लावर यील्डिंग प्लांट से। जेनेटिक्स जो हमने बात कर रहे थे ना, डीएनए आरएनए, वो सब जेनेटिक्स में आ जाता है, तो हेरिडिटी वाली चीज़ें किस में आ जाएंगी, जेनेटिक्स में। गेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, मतलब जो इंसान बूढ़ा क्यों होता है उसके बारे में स्टडी गेरोंटोलॉजी होता है, ये सब कोई नहीं पूछ रहा। हॉर्टिकल्चर तो पता ही है आपको, गार्डन कल्टीवेशन। मायोलॉजी मसल्स की स्टडी, नेफ्रोलॉजी किडनी की स्टडी, ऑब्स्ट्रेक्टिक्स प्रेगनेंसी से जो स्टडी होती हैं रिलेटेड, बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी। तो ये स्टडीज़ के नाम ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। सॉइल की स्टडी पैडोलॉजी, डिसीज़ की स्टडी पैथोलॉजी, वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी फिजियोलॉजी, फिश की स्टडी पिसिकल्चर, सिल्क इंडस्ट्री सेरिकल्चर, स्नेक्स सर्पेंटियोलॉजी, और जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, और जो वायरस की स्टडी होती है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ ये ज़रूर एक बार देख लेंगे, कंसर्न फील्ड एंड देयर ब्रांचेस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, एक दो बार अगर आप इसको देख लेंगे अपने आप ये याद हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी तो इसमें से आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, बाकी एक दो बार और देखेंगे आप इन्हें तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारा लेक्चर था बायोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इन्हीं को बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।